ईरान की मीडिया ये कह रही है कि पाकिस्तान के बेसिस का उपयोग ईरान पर बॉम्बिंग करने के लिए किया गया है। एक तरफ अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और दूसरी तरफ मुनीर के खिलाफ भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। एक दिन पहले आपको ध्यान है ना, नोबेल पीस प्राइज रिकमेंड किए और अगले दिन जो है वो कॉन्डेमनेशन इशू कर रहे हैं। आपको याद होगा कि ये आदमी वासिम मुनीर 27 मार्च को जब ये गया ईरान में तो घड़ियां देकर आया था। जिसको घड़ी दी वो सारे मिरेकुलसली वही लोग टारगेट हुए और जिस कमरे में घड़ी पड़ी थी उस कमरे में अटैक हुआ ड्रोन से इजराइल की तरफ से और वो लोग मारे गए। बदला तो आएगा और ईरान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा बोलेंगे जी आपका वो जो पाइपलाइन बनानी थी उसके $18 बिलियन हमको दे दो, ठीक है, डिप्लोमेटिकली विच इज वेरी वैलिड, उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है उनको। हाँ, बीच में ईरान और भी इधर उधर जो इनके ग्रुप्स हैं और जो ऊपर इनके नॉर्दर्न एरियाज में शिया इन्फ्लुएंस है वहां पर ईरान गेम खेलेगा। अगर ईरान कोलैप्स कर गया तो चाइना, आप समझ लीजिए कि अगले 50 साल तक उम्मीद नहीं कर सकता उठ खड़े होने की और उस समय तक उसका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो समाप्त हो चुका होगा। तो चाइना पूरी तरह से खल्लास हो जाएगा ईरान के कोलैप्स होने से। अगर अमेरिका इसराइल का साथ दे सकता है तो रशिया ईरान का साथ क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल, चाइना ईरान का साथ क्यों नहीं दे सकता? पॉसिबल सारा कुछ है। रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रशिया जो है इससे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि इस समय पूरा डाइवर्शन सबका इधर हो गया है ईरान की तरफ और मिडिल ईस्ट की तरफ। तो उसको अपने यूक्रेन में पूरा कब्जा करने में कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कि पुतिन ने यह भी कह दिया कि भाई यूक्रेनियन तो सोवियत यूनियन का अंग ही हैं। ईरान की मीडिया ये कह रही है कि पाकिस्तान के बेसिस का उपयोग ईरान पर बॉम्बिंग करने के लिए किया गया है। और वैसे तो जो भी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की जो ब्रीफिंग हुई है उसके अनुसार जो रूट बताया जा रहा है कि भाई अटलांटिक रूट से आए थे, तो अटलांटिक रूट से यदि आते हैं तो अटलांटिक रूट से आने के लिए पाकिस्तान बीच में नहीं पड़ता है। लेकिन किसको पता किस रूट से आए थे, क्योंकि ईरान कह रहा है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, ये तो डिएगो गार्सिया से ही आए हैं। अगर डिएगो गार्सिया से आए हैं तो हाँ, पाकिस्तान बीच में पड़ सकता है यदि वो चाहें तो ये पूरी बात जो है ये फैल गई बुरी तरह से। उसको रोकने के लिए भाई जानते क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने फेक न्यूज़ फैलाई कि भाई अपना नाम बचाने के लिए कि इंडिया का एयर स्पेस यूज़ किया गया। चलो बहुत खूब, लेकिन जब अटैक हो गया तो उसके बाद एक दिन पहले आपको ध्यान है ना, नोबेल पीस प्राइज रिकमेंड किए और अगले दिन जो है वो कॉन्डेमनेशन इशू कर रहे हैं। किसी भी अरब देश ने, किसी भी और मुस्लिम देश ने कॉन्डेमनेशन नहीं इशू किया, यही कहा ग्रेव कंसर्न, वी आर ग्रेवली कंसर्न। तो ये पाकिस्तान में थू थू हो रही है बुरी तरह से और पाकिस्तान की इस हरकत से चाइना भी बहुत बुरी तरह से रुष्ट है इनसे। लेकिन जो दूसरा इससे भी बड़ा जो नुकसान हुआ है वो चाइना को हुआ है। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, चाइना का मैक्सिमम ऑयल आ रहा है गल्फ़ से और वो भी ईरान से। तो 2017 में 26% चाइना और 20% इंडिया को जाता था और 19% यूरोप को, 12% साउथ कोरिया को, 10% टर्की को। अब जब सैंक्शंस लगी ईरान के ऊपर, सैंक्शंस लगने के बाद में आप ये देखें कि ईरान का 91% ऑयल जो है इस समय चाइना को जाता है, 7% सीरिया को जाता है और जो सीरिया को जाता है ये ओवरलैंड जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की शिपिंग लेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब जो लेवल है ऑयल का, ये समझ लीजिए कि लगभग 16 मिलियन बैरल पर डे ये कंजम्पशन चाइना का है और उसमें से 8 मिलियन पर डे वो गल्फ़ से उठाते हैं और उसका जो है लगभग आधा वो अकेले ईरान से उठाते हैं। तो ईरान से टोटल 25% तो उनकी रिक्वायरमेंट का केवल ईरान से ही जाता है। तो उनको भारी नुकसान होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय बात ये चल रही है कि ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ है इसको ईरान ब्लॉक करेगा। अगर ईरान इसको ब्लॉक करेगा तो भाई
सबसे अधिक खतरा तो चाइना को ही है। भारत की ओर से तो आज हरदीप पुरी जी ने कह दिया कि भाई हमने तो डाइवर्सिफाई कर लिया है सब जगह, और इस समय भी समाचार आज ही आया था कि हमारा जो सोवियत यूनियन से जो हम ऑयल ख़रीद रहे थे वो अब 50% के ऊपर चला गया। हमें कोई दिक्कत नहीं है और काफ़ी रिजर्व में है, किसी भी प्रकार की समस्या भारत में ऑयल की नहीं आने वाली है, दूसरे देशों को सभी को आने वाली है। तो एक तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक्स का चाइना के ऊपर। दूसरी ओर जो चाइना की सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो ये है कि चाइना का BRI जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चाइना का BRI जो है वो है ही ईरान के कारण। बिना ईरान के चाइना का कोई यहाँ पर BRI आपका ये यहाँ से इसका जो है ये ट्रेन रूट बनाया हुआ है यहाँ पर, तो इसके बिना तो ये कुछ हो ही नहीं सकता बिना ईरान के। तो ईरान इनके लिए बहुत ही आवश्यक है। BRI समाप्त हो जाएगा ईरान अगर पश्चिमी देशों के इन्फ्लुएंस में चला जाता है। और वैसे भी इस US स्ट्राइक के बाद में ईरान जो है वो कह रहा है चाइना से कि तुम इंटरवीन करो, और चाइना जो है वो इस पर विचार कर रहा है कि क्या डायरेक्ट न्यूक सप्लाई कर दें, क्योंकि अगर ईरान कोलैप्स कर गया तो चाइना आप समझ लीजिए कि अगले 50 साल तक उम्मीद नहीं कर सकता उठ खड़े होने की, और उस समय तक उसका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो समाप्त हो चुका होगा। तो चाइना पूरी तरह से खल्लास हो जाएगा ईरान के कोलैप्स होने से। तो ईरान इस समय इस पर विचार कर रहा है, लेकिन ईरान डरा हुआ भी है कि अगर डायरेक्ट न्यूक सप्लाई कर दिए तो क्या होगा। अच्छा, उधर रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रशिया जो है इससे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि इस समय पूरा डाइवर्शन सबका इधर हो गया है ईरान की तरफ और मिडिल ईस्ट की तरफ, तो उसको अपने यूक्रेन में पूरा कब्जा करने में कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कि पुतिन ने यह भी कह दिया कि भाई यूक्रेनियन तो सोवियत यूनियन का अंग ही हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हम एक ही लोग होते हैं। लीजिए, एक तरह से उन्होंने पूरे यूक्रेन पर दावा कर दिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रसन्न है। चाइना के लिए और ये समस्या है कि अगर ये बिखराव हुआ तो भाई कम से कम 3-4 हिस्से होंगे ईरान के, और उसमें एक हिस्सा बलूचिस्तान से मिलेगा, एक हिस्सा जो है जो इराक से सटा हुआ है, वो इराक से सटा हुआ हिस्सा खुज़ेस्तान जिसको बोलते हैं, वो अरब रहते हैं वहाँ पर, वो ओरिजिनली पर्शियंस नहीं है, उनकी अलग स्टेट बनेगी। जो कुर्दिस्तान है वो अलग जाएगा, और एक अज़ेरी प्रोविंस जो अज़रबैजानी है, अज़ेरी प्रोविंस वो एक अलग बनेगी। तो भाई इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में US को तो कोई समस्या नहीं है, इजराइल को बेनिफिट है, भारत तो बिल्कुल चंगासी। दो जो सबसे अधिक इसमें पिटेंगे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में वो है पाकिस्तान और चाइना यानी चीन।